आदाब। आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और मैं उमर मलिक। आज हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिक्स की और कांग्रेस की, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने एक बेहतरीन जो है वो अपना एक जलवा जो है दिखाया है और एक रास्ता खोल दिया है हिंदुस्तान के अंदर कि लोगों की राय को तब्दील कैसे किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेज के वो पल जब एक नौजवान एक स्टूडेंट जो है अपने लिए जीता है, तो उस वक़्त उस नौजवान ने जो है अपनी पार्टी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और कांग्रेस का एक रुकन, एक सिपाही बनकर काम करना शुरू किया और आज तक जो है वो सिर्फ़ कांग्रेस के लिए और मिल्लत और कौम और नेशन के लिए ही जो है वो बंदा इस वक़्त काम कर रहा है। हमारे साथ हैं इफ्तिकार अहमद साहब। आप कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, कांग्रेस के यूथ लीडर हैं, कांग्रेस के एक कहा जाए अगर तो जम्मू कश्मीर के अंदर यूथ के एक आइकन है, यूथ के लिए एक बहुत बेहतरीन निशान भी हैं आप यूथ के लिए। इनसे बात करेंगे आज हम कांग्रेस के मुस्तकबिल को लेकर, इनसे हम बात करेंगे सियासत को लेकर। इफ्तिकार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत जो है वो खैर मकदम है। शुक्रिया उमर साहब। इफ्तिकार जी, गुज़िश्ता रोज़ एक सैलाब हम कहेंगे कि एक सियासत के अंदर आया है कर्नाटका, जहाँ पर हमारी मरकज़ की हुकूमत के जो बड़े-बड़े दिग्गज लीडर थे, जो ओहदेदारान थे सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर, उन्होंने पूरी ताकत, पूरी क़ुव्वत के साथ जो है वहाँ पे कैंपेन की, मुहिम चलाई इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का जो एक रिज़ल्ट जो आया है, अवाम की तरफ से जो एक मैंडेट जो आया है, वो एक मुख्तलिफ आया है। कांग्रेस ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक जीत हासिल की, एक बड़े पैमाने पर जीत हासिल की। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? इस मौके पर सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमें वक़्त दिया और आप आए यहाँ, आपने मेरी इंटरव्यू लिया। सबसे पहले तो मैं इस मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ देश की जनता को, बिलख़ुसूस कर्नाटक की जनता को और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की नेतृत्व लीडरशिप, चाहे वो उसमें सोनिया जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, केसी वेणुगोपाल जी हों और जितने भी डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और उनकी जितनी भी टीम एआईसीसी सेक्रेटरी हों और बाकी जितने भी लोग हों, कार्यकर्ता हों, वहाँ के लोकल ब्लॉक प्रेसिडेंट, जो कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, जो ग्राउंड पे, बूथ पे काम करता है, जिनकी वजह से आज ये संभव हुआ। देखिए, चुनाव देश में होते रहे हैं, आगे भी होते रहे, पहले भी होते रहे और आगे भी होंगे। लेकिन कर्नाटक का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट था कि कर्नाटक का चुनाव देश की दशा और दिशा, जो राजनीतिक दिशा है, वो बदलने का काम उसने किया है। आपने देखा कि इस देश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, एक नफ़रत का माहौल इन्होंने पैदा किया है। एक नफ़रत की राजनीति, हिंदू-मुसलमान को लड़वाने की राजनीति इन्होंने की। हमेशा चुनाव में ये ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री जी अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, एक ऐसे वर्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, तो उनको किसी विशेष वर्ग की बात, किसी विशेष आदमी की बात, किसी विशेष मज़हब की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 125-30 करोड़ भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। उनको कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे देश की जो एक डिग्निटी है उसको खत्म किया जा सके, देश की जो अस्मिता है उसको ठेस पहुंचे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब ये चुनाव शुरू हुए कर्नाटक के अंदर, तो आपने देखा कि पिछली बार भी उन्होंने हमारे एमएलएस को खरीद कर वहां एक इलीगली सरकार बनाई थी, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे देश में इस तरीके के माहौल बनाया हुआ है। आज आपने देखा कि लोकतंत्र जितनी भी जो लोकतंत्र में जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोर्ट्स है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, सबका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है। और कर्नाटक के अंदर जब आपने देखा कि हिजाब का मुद्दा बहुत पीक पे था, उसके बाद इन्होंने बजरंगबली का मुद्दा बना दिया। अब अब इन्होंने देखा कि एक क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे, जबकि वो प्रधानमंत्री तो सबका है। लेकिन आपने देखा कि बजरंगबली जी ने किसको आशीर्वाद दिया?
इसका मतलब वो बीजेपी की पॉलिसी से नाराज हैं। और बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने नफरत का माहौल वहां क्रिएट करने की कोशिश की। और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किया, और जो राहुल जी ने वहां स्टेटमेंट दिया कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, कर्नाटक के लोगों ने साबित कर दिया कि राहुल जी जो मिशन लेके चले थे उसी के साथ लोगों ने मैंडेट दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा मैंडेट कि पिछले कितने सालों में 138 वहां 136 एमएलए वहां से कांग्रेस की जीत कर आए हैं, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में वहां लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। और ये नरेंद्र मोदी जी की हार है, बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियों की ये हार है, और जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का है, ये देश के लोगों ने साबित कर दिया कि ये राजनीति अब चलने वाली नहीं। इफ्तिखार जी, क्या इसके साथ अभी आगे और भी बहुत सारे इलेक्शन होने हैं, बहुत सारी स्टेट्स में जो है इसी 2023 के इख्तिताम तक बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, क्या ये जो जीत का सिलसिला है ये मेंटेन रहेगा? दूसरी जो रियासतें होंगी या स्टेट्स जो हैं वहां भी जो है कांग्रेस अपने परचम को लहराएगी? देखिए, सियासत में जो खासकर डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो होते हैं, हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस ने 70 साल देश में हुकूमत की। हमने वो दौर भी देखा कि जब अपोजिशन थी नहीं। हमने वो दौर भी देखा कांग्रेस ने कि जब 435 सीटें लेके राजीव जी ने संसद में एक इतिहास कायम किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी सत्ता के नशे में आकर तानाशाही रवैया नहीं अपनाया। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो 303 सीटें ली, तो इतना घमंड आ गया कि आज बीजेपी का कार्यकर्ता तो ये सोच रहा था कि देश में बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो आपने देखा कि पिछले 4 महीने में, चाहे हिमाचल की बात करो, चाहे आप कर्नाटक की बात करो, आपने देखा कि लोगों ने मैंडेट दिया। लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने कितनी, हिमाचल के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर किसी एक कैंडिडेट को फोन कर रहे थे कि आप चुनाव मत लड़िए, आप वहां वापस हो जाइए, आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए। तो ये सारा उन्होंने वहां किया। तो आपने देखा कि हिमाचल में भी हमारी सरकार बनी और कर्नाटक में भी हमारी सरकार बनी। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये एक देश की दिशा और दशा तय करेगा। अब ये लोग तंग आ चुके हैं, लोगों को काला धन नहीं मिला, लोगों को बेरोजगारी आपने देखा चरम सीमा पर है। जिस तरीके से लोगों ने, इन्होंने राहुल जी से एक तरफ कहते हैं कि राहुल जी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं, दूसरी तरफ आपने कभी देखा हिंदुस्तान के इतिहास में कि 2 साल की सजा डिफेमेशन केस में, कि एक स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, आपने इतना बना दिया, फिर उस जज को आपने प्रमोट भी कर दिया। आज हाई कोर्ट ने बोला कि वो जो प्रमोशन है वो इलीगल है, उसको रोक लगा दी। आज आपने देखा कि उनको डिस्क्वालीफाई करके फिर उनका मकान, मुझे बताइए गुलाम नबी आजाद साहब से मकान क्यों नहीं खाली करवाया गया? गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं मेरे पे हमले हुए, मुझे इसलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। जिसके बाप और दादी को देश में शहीद कर दिया गया, इंदिरा गांधी जी पे जब अटैक हुआ, राजीव गांधी जी पर जब अटैक हुआ, क्या गुलाम नबी आजाद साहब पे उससे बड़े हमले हैं? क्या राहुल जी से ज्यादा खतरा गुलाम नबी आजाद साहब को है? वो कहते मेरे पे इतने हमले, ठीक, तो उनका मकान क्यों नहीं खाली कराया गया? बीजेपी के कितने एमपीज हैं, उनको क्यों नहीं खाली करवाया गया? जम्मू के अंदर आप देखिए, इनके मिनिस्टर्स के पास आज भी सरकारी बंगले हैं, लेकिन भाजपा छोटी राजनीति, घटिया राजनीति पे वो आप उसको, देश ने, कर्नाटका ने दिखा दिया। उन्होंने राहुल जी के साथ जो गलत करना था किया, लेकिन उसका जवाब कर्नाटका की जनता ने दिया। और आज आप देखेंगे लोग समझ गए हैं कि ये तानाशाही सरकार है। इन्होंने अंबानी और अडानी को पूरा देश बेच दिया, और आज उसी का जवाब कर्नाटका की जनता ने दिया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार जीतेगी। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, ये कहते हैं जी हम कार्रवाई करते हैं। मुझे बताओ, जब तक एक व्यक्ति अपोजिशन में होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जब वो बीजेपी में चला जाता है तो कौन सी वॉशिंग मशीन है उनके पास कि उसके सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं? उसकी फिर ईडी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, सीबीआई भी उसकी कार्रवाई नहीं करती। आज मुझे बताइए,
हाथरस का मामला हुआ, ये बलात्कारियों के साथ खड़े रहे। इन्होंने किसानों पर, होम मिनिस्टर इनके जो गृह राज्य मंत्री थे उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उनको उन्होंने नहीं उठाया। आज आप एहलवान देखिए, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने मेडल लाए, आज वो सड़कों पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मोदी और अमित शाह जी सत्ता के नशे में चूर हैं। आज कर्नाटक की जनता, हिमाचल की जनता ने इनको जवाब दे दिया और आने वाले दिनों में देखेंगे आप, आगे भी इनको जवाब मिलता रहेगा। कांग्रेस की बात करें अगर, तो जम्मू कश्मीर भी जो है वो कांग्रेस से कहीं अलग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से कांग्रेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो 47 का टाइम हो, चाहे उसके बाद 75 हो या 96 के इलेक्शन हो। बार बार कांग्रेस ने एक बेहतरीन रोल अदा किया है जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाकर रखने के लिए पिछले कई सालों से, क्योंकि आप सियासी एक्टिविस्ट हैं, सियासी वर्कर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन 2.5 साल सरकार चलती है। 2.5 साल के बाद यहाँ गवर्नर राज लागू होता है और आज तक जो है मुसलसल गवर्नर राज और अब एलजी हुकूमत जो है, एलजी इंतजामिया जो है यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट चला रही है। आप नहीं समझते कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियों को जो है वो खोलने की जरूरत है, ताकि यहाँ सियासी सरगर्मियां शुरू हों, यहाँ इलेक्शन हो, इलेक्शन का माहौल बने, इलेक्शन हो, सब कुछ हो। आप नहीं समझते कि ये सब कुछ? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात की हो। कांग्रेस ने अपने संगठनों में, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, मैं तो उसका पार्ट रहा हूं, ये राहुल जी का विजन था कि हम यहाँ इलेक्शन करवाएं और हमने तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी चुनाव करवा के शशि थरूर और उनके बीच में वोटिंग हुई। कांग्रेस ने हमेशा चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है। लेकिन जहां तक आप भाजपा की बात करते हैं, तो भाजपा में कोई चुनाव नहीं होते। भाजपा में सिर्फ एक ही चुनाव है कि जो सांप्रदायिक बात करे वो उनका एम्बेसडर है, वो उनका नेता है। जो मजहब, जो लोगों को बांटने की बात करे वो उनका नेता है। जम्मू कश्मीर की आपने बात की, 370 जब यहां से हटाया गया तो इन्होंने कहा कि हम यहां डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट करा देंगे। आज जो गवर्नर यहां सत्यपाल मलिक जी थे, जिनके रहते हुए यहां 370 को हटाया गया इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और जिन्होंने झूठ फराड करके यहां से रिपोर्ट भेजी, पहले उनकी फैक्स मशीन खराब होगी, आज देखिए उन्होंने इनके पोल खोल दिए। आज उन्होंने पुलवामा के बारे में बताया, आज उन्होंने इस सरकार के बारे में बताया। आज किसी भी टीवी चैनल पर उनकी डिबेट क्यों नहीं होती? राहुल, गुलाम नबी आजाद साहब स्टेटमेंट देते हैं कांग्रेस के बारे में, तो उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, उस पर सारे टीवी चैनल उनको कवर करते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी जब अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे, तो तब क्यों नहीं इन्होंने, किसी भी टीवी चैनल ने डिबेट की? तब कहते कि जी, तब क्यों नहीं रिजाइन किया? गुलाम नबी आजाद साहब ने 50 साल कांग्रेस में राज किया, कांग्रेस ने उनको हर पोस्ट दी। अगर गुलाम नबी आजाद साहब के साथ गलत हो रहा था तो 5 साल पहले रिजाइन कर देते, 10 साल पहले रिजाइन कर देते। आज उनको राज्यसभा नहीं मिली तो आज वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आज इस बीजेपी की सरकार अगर चुनाव करवाना चाहती तो उन्होंने 370 खत्म करके, आज आप मुझे बताइए, उनको पता है कि हमने लोगों के जज्बात के साथ खेला है, हमने यहां डेवलपमेंट की बात की थी। आज जम्मू में जो ढोल नगाड़े बजाते थे 370 टूटने पर, आज आप जम्मू का रघुनाथ बाजार चले जाइए, आप वेयर हाउस चले जाइए, आप उन व्यापारियों से पूछो, व्यापारी परेशान, यूथ। आज आप मुझे बताइए, ये कहते थे भ्रष्टाचार खा गए, एनसी वाले खा गए, पीडीपी वाले खा गए, कांग्रेस वाले खा गए, आज 3 परिवार खा गए। आज तो इनकी सरकार है, कोई भी टेस्ट जो एग्जाम हुआ उसमें भ्रष्टाचार ही, चाहे सब इंस्पेक्टर का देखिए, आप अकाउंट असिस्टेंट का देखिए, हर एग्जाम, जेई का देखिए, सारे एग्जाम कैंसिल हो गए। क्यों? आज कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? आज बीजेपी के ऑफिसर, बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। आज सत्यपाल मलिक जी ने कहा 300 करोड़, राम माधव जी ने बोला कि ये काम कर दो, तो उस पर क्यों प्रधानमंत्री जी चुप है? रविंद्र रैना जी क्यों चुप है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तो ये कभी भी यहां चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको
ये तानाशाही, इनका मानसिकता जो है वो डिक्टेटरशिप, डिक्टोरियल एटीट्यूड है, डिक्टेटरशिप ये चाहते हैं और ये कभी भी यहाँ लोगों को मजबूत नहीं करेंगे। ये जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जिस जम्मू कश्मीर को कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया था, आज उसको इन्होंने तबाह कर दिया। जो 70 साल में हमने काम किए, लोगों को जोड़ा और जो चीजें हमने बनाई, आज बीजेपी ने उनको बेच दिया। और अंबानी और अडानी को यहाँ आज भी देखिए प्रोजेक्ट, रिलायंस के शोरूम खुल रहे हैं, रिलायंस के मॉल खुल रहे हैं। आज जम्मू का व्यापारी क्यों उसका विरोध कर रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोहरा मापदंड बीजेपी का है। पूरे देश में कितनी रियासतें हैं जिनको स्पेशल स्टेटस है? मैं मणिपुर में गया, वहां मुझे परमिट लेकर अंदर जाना पड़ा। लक्षद्वीप में मैं गया, वहां मुझे परमिट लेकर जाना पड़ा। वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर का अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहाँ की नौकरियां यहाँ के लोगों को दे दो, यहाँ के नौजवानों को यहाँ की नौकरियां दे दो, यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों को के लिए रख दो, तो वो देशद्रोही हो जाता है, उसको उठा के आप जेल में डाल देते। तो ये बीजेपी कभी भी यहां चुनाव नहीं करवाएगी। और आप देखेंगे कि इनको पता है कि जिस दिन हम चुनाव कराएंगे हमें लोग कर बिठा देंगे। ये आप देखना। नहीं, चुनाव जैसे हमेशा से एक ही चीज कहा जाती है यहाँ पे बीजेपी की तरफ से या मरकज की तरफ से कि यहाँ माहौल जो है वो साजगार नहीं है, हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताइए, जब डीडीसी का चुनाव करवाते हैं तब आपका माहौल ठीक होता है? जब लोकल बॉडीज का चुनाव कराते हैं तब आपका माहौल ठीक होता है? सिर्फ लोकसभा का चुनाव में भी माहौल ठीक होता है, सिर्फ विधानसभा के चुनाव में माहौल खराब हो जाता है। इस बार फिर से जो है एक बार लोकल बॉडीज और पंचायत की इलेक्शंस की जो है वो तैयारी शुरू है, लेकिन असेंबली इलेक्शन के लिए अभी तक क्योंकि इनको पता है कि असेंबली जो होती है वो चुने हुए लोगों की सरकार होती है, वो स्टेट के फैसले करेगी। इनका तो ये कहना है कि हम जो जब भी आएंगे हम इस बार भी तैयार हैं और हम जब भी इलेक्शन में आएंगे हम 50 पार जाएंगे और सीएम हमारा जम्मू से होगा। तो फिर दोबारा लोकल बॉडीज का चुनाव करवा रहे हैं, असेंबली के क्यों नहीं करवाते? करवा के देख लो। 50 पार होंगे या 5 पार होंगे, ये यहाँ की जनता बता देगी। इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। आप देखेंगे जिस तरीके से इनको गलतफहमी थी, जब इन्होंने डीडीसी के चुनाव करवाए थे तो इन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी है, उसमें से सिर्फ 5 में ही है, 15 अन्य जीती हैं। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, चुनाव करवा के देख लें, इनको खुद पता चल जाएगा। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश के हवाले से आप? देखिए, वो मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा कि सरकार किस तरीके से वहां बनी है और इन्होंने जो वहां धोखा किया। आज जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल में लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जताया, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर देने की 500 का सिलेंडर देने की बात हो, वो राजस्थान में दिया। और छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, ये जहां हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो वादे हमने किए हमने पूरे किए। लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और कर्नाटक में कल राहुल जी ने बयान दिया कि हमने जो 5 गारंटीज दी है वो हम पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरी करेंगे। और हम आगे आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे कि 2024 का चुनाव यहां कांग्रेस सरकार बनाएगी और 3 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार डेफिनेटली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ इफ्तिकार अहमद साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं यूथ कांग्रेस के। और आज हमने इनसे बात की क्योंकि कर्नाटक में गुज़श्ता रोज़ ही जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट आया और कांग्रेस ने जो है बहुत बड़े पैमाने पर जीत का एक अपना झंडा वहाँ पे गाड़ा है। और इसी तरह से आने वाले वक्त में भी अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दीगर रियासतों में भी जो है इलेक्शन होना है इस साल असेंबली का। उस हवाले से भी हमारी इनके साथ बात रही और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है एक नए मेहमान के साथ नया टॉपिक लेके आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया, आदाब।